नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज उत्तराखंड के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2:30 बजे विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव होगा कार्यक्रम। देहरादून और हरिद्वार के मतदाताओं से इस दौरान संवाद भी होगा। सीएम धामी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:30 बजे वर्चुअल रैली करने वाले हैं। सीएम धामी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद होंगे। उत्तराखंड के लोगों को प्रधानमंत्री आज संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने संकल्प लिया है उत्तराखंड में जीत का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव होगा कार्यक्रम। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, विजय संकल्प कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल चारुल, साफ तौर पर और इस जनसभा को लेकर जो वर्चुअल जनसभा होगी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्होंने युद्ध स्तर पर तैयारियां भी कर ली हैं। हालांकि बीते 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वर्चुअल जनसभाएं होनी थी, लेकिन उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब होने के चलते उनकी वर्चुअल जनसभा को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उत्तराखंड के जो तमाम सीमांत और पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भारी बर्फबारी हुई थी, जिस वजह से वर्चुअल संवाद करने में या फिर डिजिटल माध्यम से या फिर एलईडी स्क्रीन लगाने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता हैं उनको परेशानी हो रही थी। अब आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल जनसभाएं शुरू हो जाएंगी और 5 दिन ये जनसभाएं चलेंगी। आज हरिद्वार की सभी 11 विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्चुअल जनसभा है उसको एलईडी के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से सुनाया जाएगा। तमाम जो पन्ना प्रमुख हैं, बूथ पालक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको जनता को जुटाने की भी, जो भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही कल जो है नैनीताल लोकसभा जो क्षेत्र है उसकी समस्त विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री की जनसभा होगी और उसके बाद 9 तारीख को टिहरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल जनसभाएं होंगी। सभी विधानसभाओं में वर्चुअल जनसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन को डिजिटल माध्यम से सुनाया जाएगा। उसके बाद 9 तारीख को अल्मोड़ा में वर्चुअल जनसभाएं प्रधानमंत्री की होंगी। अल्मोड़ा की सभी विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहां पर एलईडी के माध्यम से वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और इसके साथ ही 11 तारीख को देहरादून के सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर एलईडी और डिजिटल माध्यम से बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक पर ये जिम्मा सौंपा है। संजय पुंडीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, हरिद्वार के मतदाताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए चारुल, निश्चित तौर पर अब जो चुनाव प्रचार है वो भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर दिखाई दे रहा है। युद्ध स्तर पर जो चुनाव प्रचार है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, अब उनमें एक के बाद एक तो उत्तराखंड देवभूमि का रुख कर रहा है और आज खुद देश के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में लाइव संबोधन करेंगे, वर्चुअल संवाद करेंगे और लोग भी काफी उत्साहित है इसको लेकर। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो खासा उत्साह दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। कार्यक्रम पूरी तरह से यहाँ पर बनाया गया है, यहीं से लोग सुनेंगे और कार्यकर्ताओं को भी आप देख सकते हैं कि उन्हें सुनने के लिए लगातार जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि हम जानेंगे कि किस तरह का उत्साह है, किस तरह का उत्साह देखने को मिला है आज मोदी जी के नाम से लोगों में, क्षेत्र में जन इतना उत्साह है आज देखने को मिल रहा। जगह जगह से लगातार फोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ से 50 आदमी आ रहे हैं, हमारे यहाँ से 100 आदमी आ रहे हैं। हमने कहा भाई 1000 लोगों की संख्या की यहाँ हमने परमिशन ले रखी है, ज्यादा लोग नहीं बुलाने, लेकिन काफी उत्साह लोगों में आज माननीय मोदी जी को सुनने के लिए। चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है भाई साहब? ये तो चुनाव पे हमारे तो योगी जी, मोदी जी जैसे तो विदेशों का चुनाव बदल देते हैं, अमेरिका जैसे देश का, और यहाँ तो इंडिया में तो हमारे एक तरह से पूजनीय है हमारे योगी जी और मोदी जी, उनका बहुत प्रभाव पड़ेगा। कहाँ पर एलईडी लगाई? ये हमारी विधानसभा में 4 जगह लगाई है। बुग्गावाला में लगाई है, एक हत्तीपुर के पास इब्राहिमपुर मसाई गांव है वहां लगी है, एक सुभाषगढ़ में लगी है और एक यहाँ। संजय, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल दिखाते हैं इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। और इस वक्त देखिए, उत्तराखंड की बात की जाए तो 14 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होना है, दूसरे चरण में चुनाव होगा। और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को प्रचार का जिम्मा सौंपा हुआ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और यहाँ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। साथ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ा हुआ है। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार देख रहे हैं कि कमान संभाली हुई है उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी की। बिल्कुल, 3 फरवरी और 4 फरवरी के अगर दिन को हम याद करते हैं तो 3 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उत्तराखंड आना था और 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्चुअल जनसंवाद करना था उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए। लेकिन खराब मौसम के चलते ये कार्यक्रम अवरुद्ध हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला और उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर डोर टू डोर प्रचार मुख्यमंत्री ने किया है। इसी के तहत आज भी मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में जनता से आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं। उसके साथ ही मुख्यमंत्री का आज लैंसडाउन में भी भ्रमण का कार्यक्रम है, जहाँ पे वो जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिलीप सिंह रावत, उनके पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। और उसके साथ ही हरिद्वार की लक्सर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर संजय गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में भी डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। समझा जा सकता है कि प्रदेश के स्तर पर अगर हम बात करें तो जहां राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, वहीं प्रदेश के स्तर पर सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन दोनों ही बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की लगातार जनता से अपील की जा रही है। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने अक्षय कुमार को इस दौरान सम्मानित भी किया है। अक्षय कुमार को उत्तराखंड टोपी और शॉल से सम्मानित किया गया। सीएम धामी ने अक्षय कुमार को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया और अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में अक्षय कुमार पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें इस दौरान उत्तराखंडी शॉल भी पहनाया और टोपी भी पहनाई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जिस दौरान खिलाड़ी अक्षय कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए पहुंचे। दरअसल अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार उत्तराखंड पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। एक और बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ में चुनावी प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए पार्टी अध्यक्ष वोट मांगने वाले हैं। जनसभा और डोर टू डोर का कैंपेन भी रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बागेश्वर के मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बागनाथ मंदिर पहुंचे हैं जेपी नड्डा और यहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद एक बार फिर से वो चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पहुंचे हुए हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, लगातार जिस तरह हमने जिक्र किया कि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में हैं, एक तरफ आज प्रधानमंत्री भी जनता को संबोधित करेंगे, इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली हुई है और इधर बागेश्वर में जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम।
बिल्कुल चारुल, बीते रोज की अगर बात करें तो कल 11 बजे ही भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो उत्तराखंड पहुंच चुके थे और उत्तराखंड की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है उनके पक्ष में जनसभाएं भी की थी और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की थी। शाम को उन्होंने देहरादून के एक निजी होटल में विश्राम किया था। इस समय बागेश्वर पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और जो बागेश्वर से भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं चंदन राम दास, उनके पक्ष में एक जनसभा को भी अभी संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उसके साथ ही बागेश्वर में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंदन राम दास, उनको जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे। और उसके बाद जो कार्यक्रम है जेपी नड्डा का वो पिथौरागढ़ का है, जहां पर वो पार्टी की जो अधिकृत प्रत्याशी हैं चंद्रा पंत, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री दिवंगत प्रकाश पंत की धर्मपत्नी है, उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी चंद्रा पंत को जिताने की जनता से अपील करेंगे। और उसके बाद शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून की जो कैंट विधानसभा जो सीट है उसके लिए पार्टी की जो अधिकृत प्रत्याशी हैं सविता कपूर, हाल ही में अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठतम विधायक थे दिवंगत हरबंस कपूर, उनका निधन हो गया था अभी 1.5 महीना पहले, पार्टी ने अब उनकी पत्नी जो है सविता कपूर, उनको कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। तो जेपी नड्डा उनके पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और एक छोटी जनसभा को भी संबोधित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम अधिकृत प्रत्याशियों को भारतीय जनता जो है जिताने का प्रयास करे। और उसके बाद करीब 5 बजे के करीब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वहां से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये मोटा मोटा आज का शेड्यूल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड के लिए है। बिल्कुल बने रहिए आप, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। वर्चुअल रैली और जनसभाओं के जरिए जनता को दे रहे हैं पार्टी का संदेश। विशिष्ट हस्तियों से मुलाकात और डोर टू डोर कर चुनाव प्रचार में जुटे हैं अरविंद केजरीवाल। संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये जानती है कि बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी, अब तक जनता के पास 2 ही ऑप्शन थे और इस वजह से बहुत ज्यादा कोई और पार्टी जो है वहां पर अपने पैर मजबूत नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल को लेकर गई है आम आदमी पार्टी और उसका असर जो है वो आप कैसा देख पा रहे हैं? केजरीवाल लगातार वहां पर बने हुए हैं। चारुल, आपको बता दें उत्तराखंड में केजरीवाल का 7वां दौरा है और हालांकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड वासियों को एक सौगात दे जाते हैं और एक वादा कर जाते हैं, तरह तरह की गारंटी दे जाते हैं। लेकिन इन गारंटी में कितनी जनता आएगी ये देखने वाली बात होगी। ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। जैसे कि 3 दिवसीय दौरे पर अरविंद केजरीवाल है, कल हरिद्वार पहुंच गए तो रेडिश एंड ब्लू में पहुंचकर पदाधिकारियों से बात की थी, एक प्रेस वार्ता भी की थी और अब कुछ देर में एक इनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं। तो साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अब जो आम आदमी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। कितनी इन्हें सीट मिलती है, किस तरह से जनता पर अपना प्रभाव बनाती है, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। लेकिन जो इनकी तैयारी है वो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर चल रही है। 10 मार्च को बहुत कुछ साफ होगा। बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के चुनावी समर में परिवारवाद का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों परिवारवाद के मुद्दे पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। दोनों सियासी दलों ने हजारों कार्यकर्ताओं की उम्मीद को दरकिनार कर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। देखिए उत्तराखंड की ये खास रिपोर्ट। परिवारवाद भारत की सियासत का एक ऐसा सच है जिससे इनकार तो सभी सियासी दल करते हैं, लेकिन जब बात चुनावों की आती है तो सबसे ज्यादा भरोसा बड़े बड़े नेताओं के घर वालों पर ही जताया जाता है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ उनके घर वालों को भी पूरी तरजीह दी है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत, हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई, स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश, यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर दूसरे नेताओं के बजाय नेताओं के घर वालों पर ही भरोसा जताया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी इस मामले में कहीं पीछे रह गई हो। बीजेपी ने
पूर्व सीएम भुवनचंद खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा, हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर और कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी को टिकट दिया है। साफ है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही सियासी दल परिवारवाद में फंस कर रह गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता तो मानते भी हैं कि उनकी पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी से पूछ रहे हैं कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा क्यों दिया। हम पे तो हर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगा है और निश्चित रूप से हमने परिवार के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा है और राजनीतिक विरासत उनको सौंपी है, निश्चित रूप से सौंपी है। मैं इसको कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी रोज़ कहती है हम परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ बोलती है, सबसे ज़्यादा टिकट तो उन्होंने दिए इस विधानसभा चुनाव में और सबसे ज़्यादा किसी की महिला को टिकट दे दिए, पत्नी को टिकट दिया, किसी के भतीजे को टिकट दे दिया, किसी के भाई को टिकट दे दिया, किसी की पत्नी को टिकट दे दिया। तो ये तो भाजपा पुत्री को टिकट दे दिया। भाजपा ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। परिवारवाद के आरोप पर खिरी कांग्रेस बीजेपी को भी परिवारवाद का शिकार बता रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि किसी भी प्रत्याशी को टिकट उसके परिवार के सियासी कद की वजह से नहीं दिया गया है। देखिए, इस चुनाव में हम लोगों ने बहुत हद तक जो है कि परिवारों से या परिवारवाद से दूरी बनाई है। किसी भी परिवार में हमने न तो 2 टिकट दिए हैं और न किसी परिवार में ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है कि जो राजनीतिक नहीं है। लेकिन कांग्रेस में बहुत स्पष्ट है, सास, बहू, बेटा, बेटी, ये सब चल रहा है। तो यानी ये जो परिवारवाद है, दिल्ली में सोनिया जी का परिवार है, यहाँ हरीश जी का परिवार है, कहीं बहू है, कहीं बेटा है। तो ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है और कांग्रेस कभी भी राजनीति के अंदर एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया। सीधा रुख करते हैं हरिद्वार का, जहां पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। ने फोन करके पूछ लो कि काम किया क्या। हम कह रहे हैं कि दिल्ली में फोन करके पूछ लो। तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक ईमानदार सरकार बन सकती है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मैं कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद दूसरी बातें 10 पॉइंट एजेंडा में आपके समक्ष रख रहा हूं। ये आप कह सकते हो कि हमारा मैनिफेस्टो का सारांश है। डिटेल्ड मैनिफेस्टो कर्नल साहब वगैरह 1-2 दिन बाद रिलीज करेंगे, लेकिन मैं सारांश मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10 पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं, लोगों के काम घर में किए जाते हैं। बड़े लेवल का भ्रष्टाचार था वो खत्म किया हमने। 0 टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर
24 घंटे बिजली है, उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। हमारे साथ संवाददाता संजय पुनीर बने हुए हैं। संजय, कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा दावा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कम नहीं खत्म कर देंगे। देखिए चारों, निश्चित तौर पर इस बार जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा रहने वाला है वो महंगाई और बेरोजगारी है। हालांकि बेरोजगारी के कारण जो उत्तराखंड है वो लगातार जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो पलायन करते हैं और इसी को लेकर इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे हैं और दिल्ली वाला मॉडल उत्तराखंड में उतार रहे हैं। जिस तरह से लगातार ही देखा जा रहा है कि जब भी केजरीवाल उत्तराखंड आते हैं तो तमाम तरह की योजनाएं उत्तराखंड वासियों को बताते हैं, अलग अलग तरह के वायदे करते हैं। इन वायदों में कितने जनता आती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार ही कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही सरकारों पर हमलावर है। जिस तरह से सत्ता में रहते हुए भी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है और लगातार ही कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो साफ कहा जा सकता है कि जो चुनावी समर है उसमें सभी राजनीतिक जो दल है वो पूरी तरह उतर चुके हैं। कितनी इनको कामयाबी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां सभी की पूरी हैं। संजय बने रहिए, रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, कहा जा सकता है कि चुनावी समर है और हर राजनीतिक पार्टी हर वो हथकंडा अपना रही है, हर वो वादा कर रही है, हर वो दावा कर रही है जिससे जनता उसकी पार्टी को चुने और उसके प्रत्याशी के वोट दे। बिल्कुल चारुल, इस चुनावी वर्ष की अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनका ये 7वां दौरा है इस वर्ष का, चुनावी वर्ष का। और उप मुख्यमंत्री अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो भी 7 दौरे कर चुके हैं इस चुनावी वर्ष में। लगातार जो है आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके भी वर्चुअल जो रैली हैं वो उत्तराखंड में हुई हैं। लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के बड़े पदाधिकारी हैं वो लगातार सीमांत क्षेत्रों में, पर्वतीय जिलों में पहुंचते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो सीएम पद के प्रत्याशी हैं कर्नल अजय कोठियाल, उनके द्वारा भी लगातार जो है आम आदमी पार्टी का एजेंडा जनता के समक्ष रखा जा रहा है। और जो 4 चुनावी वायदे जो आम आदमी पार्टी ने जनता से किए हैं, चाहे वो 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात हो, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात हो, मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये मानदेय देने की बात हो, तो ये तमाम वायदे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में आएगी तो उन चुनावी वायदों को आम आदमी पार्टी की सरकार पूरा करेगी। बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। चौबट्टा खाल से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज का कांग्रेस पर हमला। 5 साल अपने ही झगड़े में उलझी रही है कांग्रेस। बड़ा बयान सतपाल महाराज की ओर से। सतपाल महाराज ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पौड़ी के अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज पूरे दमखम के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में धामी सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रदेश में अनेक विकास कार्य किए, जबकि अभी कई विकास योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि कांग्रेस पूरे 5 साल आपस के ही झगड़े में उलझी रही। डबल इंजन की सरकार बनानी है जिससे कि हमारा तेजी से उत्तराखंड का विकास हो सके। डबल इंजन की सरकार ने बहुत से काम किए हैं जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं कि आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मोदी जी ने देश को मजबूत किया है और क्योंकि वो बड़े गरीब घर से आते हैं तो उनकी पॉलिसीज के अंदर, उनकी योजनाओं के अंदर। एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। चुनाव प्रचार के लिए हरिद्वार पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय और उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। संसद में भी करते हैं चौराहे की भाषा का इस्तेमाल। कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है। चीन भारत सीमा को लेकर भी राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी के लीडर जब मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, जो चौराहे पर भाषण देते हैं वह अगर पार्लियामेंट में देंगे तो इससे पार्लियामेंट की भी गरिमा समाप्त होगी। और एक हमारे यहाँ देश के प्रजातांत्रिक ढांचे के अंदर हमारे 3 प्रमुख स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका।
बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में तीनों स्तंभ के बारे में, उनकी मर्यादाओं के बारे में कहा गया है। मुझे बहुत अफसोस है कि राहुल जी ने जिस प्रकार पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी